नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। जी हां, 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए सफलता के साथ कुछ सबक भी दे गए हैं। इन 5 चुनाव में भाजपा ने कहीं कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, वहीं आगे ही बढ़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव को वह जिस ऊंचाई पर ले गई थी उसे वह कायम नहीं रख सकी है। जी हां, हम आपको बता दें, अगर असम में भाजपा की सरकार बरकरार रही है और पुडुचेरी में गठबंधन सरकार की स्थिति में पहुंच गई है, तमिलनाडु और केरल की अगर बात की जाए तो उसके हाथों में इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें हैं। कोरोना काल में इन 5 विधानसभाओं के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल था, जहां पर अब की बार 200 पार का बेहद महत्वाकांक्षी नारा भाजपा द्वारा दिया गया था। लगातार भाजपा का नारा था कि अब की बार 200 पार। जी हां, भाजपा को लगातार विश्वास था कि वो इस बार 200 पार की सीटों तक पहुंचाएगी, लेकिन इसके पीछे उसका आधार 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता थी। जी हां, जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफलता मिली थी उसके आधार पर यह नारा दिया जा रहा था कि अब की बार 200 पार। हालांकि इससे बहुत दूर रह गई। भाजपा ने यहां पर धुआंधार चुनाव अभियान चलाया था और चुनाव की कमान खुद अमित शाह संभाले हुए थे, जबकि अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो अकेले ही मोर्चा संभाले हुए थी और भाजपा को बहुत दूर कर तीसरी बार अपनी सत्ता का रास्ता उन्होंने प्रशस्त कर लिया है। जी हां, ममता बनर्जी ने अकेले ही पूरा मोर्चा संभाला हुआ था, जिसके बाद आज वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस बार टीएमसी में भाजपा नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सबसे दमदार चुनाव अभियान चलाया गया था। देश भर के नेताओं को उतारा था। तमाम केंद्रीय मंत्री एक एक विधानसभा की कमान संभाले हुए थे। वहीं इसके बावजूद अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि भाजपा का प्रदर्शन पिछली बार की 3 सीटों की तुलना में बहुत अच्छा कहा जा रहा है, लेकिन उसके महत्वाकांक्षी दावे की तुलना में वह बेहद कम है। वहीं भाजपा के लिए सबसे अहम बात यह है कि उसने राज्य की राजनीति में कांग्रेस और वामपंथी दलों को लगभग बाहर कर दिया है। जी हां, और ममता बनर्जी के मुकाबले सीधे मैदान में है। वो एक महत्वपूर्ण और मजबूत विपक्ष बनकर उभरी है। उसकी ताकत भी इतनी बन गई है कि वह जमकर अब मुकाबला भी कर सकती है। देखें ये रिपोर्ट। असम में भाजपा ने एक बार फिर अपने गठबंधन को बहुमत दिलाकर सत्ता बरकरार रखी है। यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने उसका कड़ा मुकाबला था। यही वजह है कि अपने दम पर वह बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है, लेकिन गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। पार्टी की पूर्वोत्तर के गणित के लिए यह जीत काफी महत्वपूर्ण है। असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा प्रदेश है और बाकी राज्यों की राजनीति उससे काफी प्रभावित होती है। दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भाजपा बड़ी ताकत नहीं थी और उसके पास अपनी जमीन तलाशने की चुनौती थी। तमिलनाडु में बदलाव के माहौल में उसके गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार इतनी बुरी नहीं हुई। तमिलनाडु में भाजपा ने अपने उम्मीद और अनुमान के अनुसार प्रदर्शन किया है। पुडुचेरी में उसने तोड़फोड़ कर जो चुनावी गणित बनाया था उसमें सफल रही है और इससे केंद्र शासित प्रदेश में उसकी गठबंधन सरकार का रास्ता भी बना है। यहाँ से वह आगे तमिलनाडु की राजनीति के लिए नया रास्ता खोज सकती है। भाजपा को जब अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव में जाना है, इस दृष्टि से इन विधानसभा चुनाव के नतीजे उसके लिए एक सबक के रूप में भी रहेंगे कि धुआंधार चुनाव अभियान और बड़े दावों के लिए उसे राज्यों में मजबूत नेतृत्व खड़ा करना होगा। पश्चिम बंगाल में मजबूत नेतृत्व की कमी को पार्टी महसूस कर रही है। ममता बनर्जी ने इस पर भीतरी और बाहरी का मुद्दा खड़ा कर भाजपा की रणनीति को कमजोर भी किया। असम में उसकी सफलता का कारण राज्य में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा की जोड़ी रही और दूसरी तरफ विपक्ष नेतृत्व की कमी से जूझता रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे थी। चूंकि चुनाव राज्य का था, इसलिए ममता बनर्जी उस पर भारी पड़ गई। वहीं अगर बात बिहार में की जाए, बिहार में जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, वहीं जरूरी दवा और रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को जिला कंट्रोल रूम से उनके नाम पर आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी दी जाएगी। अब सभी अस्पतालों को अपने नोटिस बोर्ड पर मरीजों के नाम के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन की सूचना देनी होगी। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने रविवार को सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रत्येक जिले के निजी स्टॉक पॉइंट व दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तविक मरीज को रेमडेसिविर का आवंटन किया जा रहा है। प्रत्येक दिन शाम में मरीजवार और अस्पतालवार रेमडेसिविर के आवंटन की सूची जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगर घटना
पटना जिला नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त आपदा नियंत्रण विभाग के भी कंट्रोल रूम को देखा जाए तो वहां सूची दी जाएगी और वहां से भी मरीजों या उनके परिजनों को रेमडेसिविर आवंटन की सूचना दी जाएगी। ये सूची जिला नियंत्रण कक्ष में सभी जिलों में विभिन्न अस्पतालों में तैनात दंडाधिकारियों को भी दी जाएगी ताकि इस बात का जानकारी रह सके कि मरीजों को निर्धारित दर पर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अगर निर्देश दिया गया है, बात किया जाए दिए हुए निर्देश की, तो अगर 72 घंटे के अंदर किसी मरीज या अस्पताल द्वारा रेमडेसिविर का आवंटन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसके दूसरे मरीज या अस्पताल को आवंटित किया जा सकता है। निर्देश दिया गया है कि सभी सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि नियंत्रक जिला मुख्यालय में ही रहेंगे और सिविल सर्जन से संपर्क रहेंगे। देखें रिपोर्ट। दिनों में एनएमसीएच के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में 2 दर्जन से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुल कुमार सिन्हा ने बताया कि रविवार को भर्ती 11 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें एनएमसी में कार्यरत महिला कर्मी भी शामिल हैं। वहीं शनिवार को 14 मरीजों की मौत हुई थी, जिनमें एनएमसीएच के एक मेडिको भी शामिल हैं। इस तरह अस्पताल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 438 हो गई है। उन्होंने बताया कि WHO व भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक चुनावी शिकस्त से उबरने की कोशिश में लगी कांग्रेस को इस बार 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए इन चुनाव में खासकर असम और केरल में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उससे पार्टी की दिक्कतें कम होने के बजाय बढ़ने के आसार बन रहे हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में चुनावी हार और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सफाया होना न सिर्फ पार्टी बल्कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी झटका है। उनके शुभचिंतक मान रहे हैं कि केरल और असम में पार्टी यदि सरकार बनाने में सफल रही तो राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष पद संभालने का रास्ता साफ हो जाएगा। संभावित परिणामों को ध्यान में रख अब कांग्रेस नेतृत्व को एक बार फिर असंतुष्ट खेमे की ओर से सवाल पूछे जाने की है। राहुल गांधी के लिए ये नतीजे इस मायने में बड़ा झटका है क्योंकि उन्होंने केरल में पूरी ताकत झोंक दी थी। वह कई गुटों में बटी नजर आ रही राज्य इकाई को एक छतरी के नीचे लाने में संभवतः विफल रहे, जिसकी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखें ये रिपोर्ट। चुनाव के बाद अब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ सकती है। जनवरी 2021 में कांग्रेस कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि इस साल जून में किसी भी कीमत पर नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इन नतीजों की वजह से गांधी परिवार का नेतृत्व एक बार फिर से पार्टी से असंतुष्ट धड़े के निशाने पर आ जाएगा। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी वाला G23 समूह अपना अगला कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केरल और असम में धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। चुनाव प्रचार की परिणाम की तस्वीर साफ होने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकारी तथा आत्मविश्लेषण करने की बात कही। चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर पुनः मतगणना की मांग करते हुए मतों की गिनती में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा है। नंदीग्राम में आपको बता दें कि बनर्जी को भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने करीब 1700 वोटों से हरा दिया है। ममता की हार के बाद टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे दोबारा मतगणना का अनुरोध किया है। पार्टी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि समय समय पर मतगणना की प्रक्रिया रोकी गई और निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। पार्टी ने पत्र में आरोप लगाया कि बनर्जी के पक्ष में पड़े वैध मतों को रद्द कर दिया गया, जबकि भाजपा के पक्ष में डाले गए अवैध मतों की गणना की गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टीएमसी ने दोबारा मतगणना करवाने से इनकार के निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को कानूनी रूप से गलत और पक्षपाती बताया। एक अधिकारी ने कहा, हम मामले को देख रहे हैं, जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर नंदीग्राम के लोगों का आभार प्रकट किया। अधिकारी ने लिखा, प्यार, विश्वास, आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करने तथा मुझे अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए नंदीग्राम की जनता का आभार। मैं उनकी सेवा करने और उनके कल्याण के लिए काम करने का वादा करता हूं। मैं आपका आभारी हूं। वहीं अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत की, तो वहीं शिल्पकार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के 100 सीटों से दूर रहने के बावजूद अपने काम छोड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की जीत के बाद भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं। इस वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 37 से 38% वोट मिले हैं। उन्होंने कहा, यहाँ तो एक तरफा लड़ाई होने की वजह से इतने वोट मिलने के बाद भी बीजेपी नहीं जीत पाई। बंगाल में जीतने के लिए 45% वोटों की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने
यह भी बताया कि क्यों बीजेपी को टीएमसी के सामने हार का सामना करना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी की हार के क्या कारण रहे, प्रशांत किशोर ने कहा, किसी की जीत और हार कई वजहों के मिश्रण से होती है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के कैंपेन मॉडल को ही आगे बढ़ाकर विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन 2019 से 21 के बीच जो बदलाव रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। देखें ये रिपोर्ट। टीएमसी की जीत की वजह का विश्लेषण करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, टीएमसी ने पिछले 1 साल में बीजेपी की ताकत, कमजोरी, प्रचार, कार्यशैली को ध्यान से देखा और उस हिसाब से रणनीति बनाई, इसलिए टीएमसी की जीत हुई है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए कुछ झटका लग गया था। हाल ही में एक लीक ऑडियो में पीएम मोदी की लोकप्रियता स्वीकार करते हुए सुने गए प्रशांत किशोर ने फिर से इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा, मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं और इसलिए 37.38% वोट मिले हैं। इसमें बड़ा फैक्टर मोदी जी की लोकप्रियता है। यह कहने में क्या नुकसान है? पॉपुलर होना या बहुत रिसोर्सफुल होना, बहुत ताकतवर होने का मतलब नहीं कि आपको जीत मिल जाए। जिससे आपका कंपटीशन है, यदि वह अधिक लोकप्रिय है और अपनी चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है तो उससे हार सकते हैं। आपको 37% वोट आया है, इसका मतलब आप लोकप्रिय हैं, आपका संगठन है, आपकी ताकत है। लेकिन यदि किसी को 48% वोट मिला है तो वह जीतेगा। पॉलिटिक्स में खुद को 100 और सामने वाले को 0 बताया जाता है। मेरा यह तरीका नहीं है। वहीं अगर बात करें वाम दलों की, तो वाम दलों ने रविवार को केरल में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके इतिहास लिख दिया, लेकिन उस पश्चिम बंगाल में वह एक भी सीट नहीं जीत सके जो कई दशकों तक उनका गढ़ रहा। पश्चिम बंगाल में वाम दलों का राजनीतिक पटापेक्ष 2019 में उस वक्त हो गया जब वे एक भी सीट नहीं जीत सके थे और अपना पारंपरिक जनाधार भाजपा के हाथों खो बैठे। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के द्विपक्षीय मुकाबले में एक बार फिर वाम मोर्चा का सफाया हो गया। माकपा के पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम में भाजपा को करारी हार मिली है। उसने कहा, पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा और वाम दलों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। चुनाव नतीजों का विश्लेषण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2006 के चुनाव में वाम मोर्चे को 50% वोट मिला था तथा 2011 के चुनाव में हार के बावजूद उसने 40% वोट हासिल किए थे। इस पर देखें ये खास रिपोर्ट। इसके बाद 2016 के चुनाव में उसे 26% वोट मिले। भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा, बंगाल में वाम दलों को अपनी राजनीति धारा और हालात के आकलन को लेकर गंभीर समीक्षा करनी होगी। यह सोचना होगा कि हम क्यों हारे और भाजपा ने अपनी जमीन कैसे मजबूत कर ली। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने एक बार फिर जीत हासिल की है। यह केरल में तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिनकी अगुवाई में लगातार 2 चुनाव जीते गए। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले एलडीएफ ने कोरोना संकट के दौरान अपने कदमों से जनता का दिल जीता। इसी को चुनाव में उसकी जीत का प्रमुख कारण माना जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के विधानसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रविवार को कहा कि वह जनादेश को स्वीकार करती है तथा वह इसका विश्लेषण करेगी और गलतियां सुधारेगी। जी हां, कांग्रेस ने कहा है कि वह विश्लेषण करके आत्ममंथन करके आने वाली गलतियां सुधारेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बात पर जोर भी दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र मजबूत विकल्प है। जी हां, रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस मात्र एक विकल्प है जो कि मजबूत है। बता दें कि कांग्रेस असम और केरल में सत्ता में वापसी करने में विफल रही, जहां वह मुख्य विपक्षी दल थी। पश्चिम बंगाल में उसका सफाया हो गया तो पुडुचेरी में भी उसे हार मिली है। तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। सुरजेवाला ने बताया कि हम इन चुनाव परिणामों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं। इस पर कोई दो राह नहीं हो सकती। चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, लेकिन विशेषकर असम और केरल विधानसभा के चुनाव परिणाम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी हैं और आशा के विपरीत भी। उन्होंने कहा, हम चुनाव हारे हैं पर ना ही हिम्मत हारी, ना मनोबल खोया, ना ही आगे बढ़ते रहने का संकल्प। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव परिणामों का पार्टी मंच पर विधानसभा विश्लेषण करेगी और जहां जो भी कमियां हैं भविष्य के लिए उन्हें सुधारेगी और हम गंभीरता से काम भी करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता ने कहा, असम केरल के चुनाव परिणाम हमारे लिए चिंतन का विषय हैं। इन दोनों ही राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं व नेताओं ने मिलकर धरातल पर कड़ी मेहनत की, पर जनता का मत फिर भी हमारे पक्ष में नहीं रहा। दोनों ही राज्यों में हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में जनता की समस्याओं को सदन में भी और सदन के बाहर भी पूरी ताकत से उठाएंगे। सुरजेवाला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत की बधाई दी।
और कहा कि यह भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे, धनबल और बाहुबल की हार है। उन्होंने कहा, हम असम में भारतीय जनता पार्टी व सर्बानंद सोनोवाल की जीत को मुबारकबाद देते हैं। हम केरल में एलडीएफ व पिनरई विजयन को भी जीत की शुभकामनाएं देते हैं। हमें उम्मीद है कि वो न केवल अपने चुनावी वादों पर खरा उतरेंगे, बल्कि महामारी के इस माहौल में हर जीवन की रक्षा करते हुए अपनी सरकार की पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने कहा, हमारा केंद्र की मोदी सरकार से अनुरोध है, अब चुनावी जोड़ तोड़ से निकलकर कोविड संक्रमण से अप्रत्याशित तौर से जूझ रही देश की जनता के लिए इलाज, जीवन रक्षक दवाइयां, अस्पताल बेड व ऑक्सीजन के बंदोबस्त पर ध्यान दें तथा वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाकर काम करें। यह सच्ची देश सेवा है। तो इस खास बुलेटिन में आपने देखा कि दिन भर कौन कौन सी खबर बड़ी बनी रही और कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।